12 अक्टूबर 1972 यूरुग्वे। साउथ अमेरिका का एक छोटा चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है सैंटियागो, चिली के कैपिटल के लिए। इस फ्लाइट में सवार थे एक रग्बी टीम के जवान खिलाड़ी। टोटल 45 लोग ऑन बोर्ड थे, जिनमें कुछ प्लेयर्स के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी शामिल थे। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था। आमतौर पर यूरुग्वे से सैंटियागो सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा जा सकता था, मगर इस रास्ते में आती हैं एंडीज़ की बुलंदोबाला पहाड़ियाँ। ये साउथ अमेरिका का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है और हिमालय के बाद यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ पाए जाते हैं। खूबसूरत ज़रूर, लेकिन इस कहानी के मुसाफिरों के लिए ये पहाड़ियाँ मौत का पैगाम बन गई। 12 अक्टूबर का दिन था। एंडीज़ के आसपास तूफ़ान बरपा था। तेज़ हवाएं और बर्फीली आंधियाँ चल रही थीं। इस वजह से पायलट ने फैसला किया कि वो रास्ते में ही एक स्टॉप ले लेगा और अगले दिन दोबारा उड़ान भरेगा। प्लेन मेंडोज़ा अर्जेंटीना में रात गुजारने के लिए उतर गया। अगले दिन 13 अक्टूबर दोपहर 2:18 पर फ़्लाइट ने फिर से टेक ऑफ किया। इस दफ़ा मौसम साफ़ था और हवाएं खामोश। अगला 1 घंटा आराम से गुजर गया, लेकिन 3:21 पर जब प्लेन सैंटियागो के करीब था, वो अभी भी पहाड़ों के ऊपर था। उतराई शुरू हुई ही थी कि अचानक ख़तरनाक टर्बुलेंस ने झटका दिया। प्लेन पहले आहिस्ता आहिस्ता झूलने लगा और फिर अचानक से शिद्दत इख्तियार कर गया। घने बादल छा गए। प्लेन की विंडो से सिर्फ सफ़ेद धुआं सा नज़र आ रहा था। फिर एकदम से अलार्म बजा। कॉकपिट की वार्निंग लाइट चमक उठी। पैसेंजर्स समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। रग्बी के कुछ प्लेयर्स जो पैसेंजर सीट्स पर बैठे थे, मजाक में हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बस कुछ ही देर की टर्बुलेंस है, मगर फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगे। एक पैसेंजर ने विंडो से झांक कर देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनका प्लेन एक बहुत बड़े पहाड़ के बिल्कुल करीब था। पायलट्स ने घबराकर थ्रॉटल फुल कर दिया ताकि प्लेन को ऊपर उठाया जा सके। कॉकपिट में टेरेन पुल अप की वार्निंग गूंज रही थी, मगर देर हो चुकी थी। अचानक से प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। ज़ोर का धमाका हुआ और एयरक्राफ्ट का टेल पोर्शन बिल्कुल अलग हो गया। आखिरी 2 रोज़ की सीट्स उन पर बैठे 3 लोगों के साथ हवा में उड़ गए। प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर उड़ता रहा और फिर नीचे गिरना शुरू हुआ। फिर एक और धमाका हुआ और इस बार प्लेन का लेफ़्ट विंग टूटकर अलग हो गया और कुछ और मुसाफिर हवा में उछलकर नीचे जा गिरे। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पोर्शन बचा था, जो बर्फ़ के ग्लेशियर पर गिरता है और 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लाइड होता हुआ 700 मीटर नीचे गिरकर फाइनली एक आखिरी कोलिजन होता है। प्लेन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। कॉकपिट बिल्कुल कुचल गया था। दोनों पायलट्स की मौत हो गई थी और पैसेंजर सीट्स फटकर बाहर आ चुकी थी। ये प्लेन अब इंडीज़ के अनजान पहाड़ पर 3570 मीटर की बुलंदी पर मुकम्मल तौर पर तबाह पड़ा था, मगर मौजज़ा ये कि 45 में से 33 लोग ज़िंदा थे। ज़ख्मी ज़रूर थे, लेकिन सांस ले रहे थे। ये तो बस शुरुआत थी। असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। ये है यूरुग्वे एयरफोर्स फ़्लाइट 571 की दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे आज मिरेकल ऑफ एंडीज़ के नाम से जाना जाता है। Crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. तबाही के चंद ही लम्हों बाद 2 लोग जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए थे। 19 साल का रोबर्टो कनीसा और 20 साल का गुस्तावो ज़र्बिनो फ़ौरन उतरकर काम पर लग गए। सबसे पहले उन्होंने चेक किया कि कौन कौन ज़िंदा है, कौन ज़ख्मी है और कौन अपनी जान से हाथ धो बैठा है। उनके सामने बहुत बुरा मंजर था। कई लोगों की हड्डियां टूट चुकी थीं, सर पर गहरे ज़ख्म थे। उन्होंने देखा कि एक 23 साल का जवान फर्नांडो पराडो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में जा चुका था। कनीसा और ज़र्बिनो ने पूरी कोशिश की कि ज़िंदा बचे हुए पैसेंजर्स को फ़र्स्ट एड दी जा सके। फ़्लाइट के गायब होने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर चिलियन एयर सर्च को रेस्क्यू सर्विस का नोटिफिकेशन मिल गया था। 4 एयरक्राफ्ट फ़ौरन तलाश में निकल गए, लेकिन शाम तक कुछ भी हाथ नहीं आया।
प्लेन की रेडियो ट्रांसमिशन से रेस्क्यू टीम ने अंदाज़ा लगाया कि प्लेन किसी ऐसे इलाके में क्रैश हुआ है जो बहुत दूर और इनएक्सेसिबल है। मसला ये था कि क्रैश होने वाले प्लेन का कलर वाइट था और जहां वो गिरा था चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। सफ़ेद जहाज़ और सफ़ेद बर्फ़ आसमान से पहचानना आलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 13 अक्टूबर की रात प्लेन के सर्वाइवर्स बहुत होपफुल थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद सुबह तक मदद पहुंच जाएगी। उन्होंने लगेज, सीट्स और बर्फ़ के इस्तेमाल करके प्लेन के पिछले हिस्से को बंद किया ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। लेकिन उस सर्दी भरी रात में 5 ज़ख्मी पैसेंजर्स ज़िंदगी की बाजी हार गए। सर्वाइवर्स की तादाद अब 33 से गिरकर 28 रह गई। अगली सुबह 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे से 11 एयरक्राफ्ट सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए। रेस्क्यू टीम्स ने जो एरिया सर्च के लिए सेलेक्ट किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ न सके। सर्वाइवर्स ने ऊपर से गुजरती फ़्लाइट्स को सिग्नल देने की कोशिश की। पहले उन्होंने लिपस्टिक से प्लेन के छत पर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन अभी प्लेन की छत पर सिर्फ S ही लिखा था कि लिपस्टिक कम पड़ गई। फिर उन्होंने सूटकेसेस से बर्फ़ पर एक बड़ा क्रॉस बनाया, मगर वो भी काम ना आया। उस दिन 3 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट्स उनके ऊपर से गुजरे। सर्वाइवर्स चीखते रहे, हाथ हिलाते रहे ताकि रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उन्हें नोटिस कर पाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। 15 अक्टूबर क्रैश के सिर्फ एक दिन बाद पैसेंजर्स रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। एक पैसेंजर फीटो ने मेटल शीट का सोलर कलेक्टर बनाया जो सूरज की रोशनी से बर्फ़ पिघलाकर पानी को वाइन बॉटल में जमा करता। कुछ पैसेंजर्स ने सीट कुशन्स को स्नो शावर्स की तरह पहन लिया और कुछ पैसेंजर्स ने सीट के अंदर की वूल ठंड से बचाने के लिए इस्तेमाल की। अगले दिन 16 अक्टूबर को 3 दिन कोमा में रहने के बाद फर्नांडो पराडो होश में आया। उसने देखा कि उसकी मां इस प्लेन क्रैश में चल बसी थी और उसकी 19 साल की बहन क्रिटिकली इंजर्ड थी। पराडो ने बहन के लिए खुराक और पानी का इंतज़ाम किया, लेकिन क्रैश के 8 दिन बाद वो भी ज़ख्मों का शिकार होकर चल बसी। ये वाक़या सर्वाइवर्स के लिए एक भारी चोट था, लेकिन अभी कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ आना बाकी था। ज़्यादातर पैसेंजर्स समुद्री इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इससे पहले बर्फ़ कभी नहीं देखी थी और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की सख्त सर्दी में इतनी ऊंचाई पर बग़ैर प्रॉपर सप्लाईज़ के वो किसी तरह ज़िंदा रह रहे थे। लेकिन इन सख्त हालात में एक और मुसीबत सामने आ गई, स्नो ब्लाइंडनेस। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें पहाड़ों की बर्फ़ और बढ़ती हुई आइस से टकराकर वापस आती हैं तो ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन सर्वाइवर्स के पास सिर्फ 3 अल्ट्रावायलेट ग्लासेस थीं। सर्वाइवर्स अब तक समझ गए थे कि सिर्फ रेस्क्यू का इंतज़ार करना खुदकुशी करने के बराबर है। इसलिए उन्होंने आसपास चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू किया। प्लेन का टेल सेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा था जिसमें उनको इमरजेंसी सप्लाईज मिलने की उम्मीद थी। सर्वाइवर्स के पास सिर्फ कुछ चॉकलेट, कैंडी, बिस्किट्स और थोड़ी सी वाइन बची थी। ये राशन उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली डिवाइड किया। 18 अक्टूबर को सर्च एयरक्राफ्ट फिर से क्रैश साइट के पास से गुजरे। सर्वाइवर्स का हौसला कुछ बढ़ गया, लेकिन फिर से उनको देख न सके। उनका सफ़ेद प्लेन और बर्फ़ की समुंदर में मिलता जुलता रंग उनके लिए मौत का साया बन गया था। सर्दी और भूख अब उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। कई लोग बेचैनी में अपने कपड़े उतार कर बेहोशी में चले जाते। ये हाइपोथर्मिया का असर था, जिसे पैराडॉक्सियल अनड्रेसिंग कहते हैं। सर्वाइवर्स को उनके कपड़े फिर से पहनने पड़ते, वरना फ़ौरन मौत हो सकती थी। और फिर 20 अक्टूबर को एक और पैसेंजर अपनी इंजरीज़ की वजह से चल बसा। अब सर्वाइवर्स की तादाद सिर्फ 27 रह गई थी। बचे हुए लोग आपस में बैठकर रेस्क्यू की प्लानिंग करते, लेकिन उनके पास ना सही जूते थे, ना सही कपड़े, ना कंपास। माउंटेन रेंज के ऊपर से निकलना लगभग नामुमकिन था। 21 अक्टूबर को प्लेन क्रैश होने के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने अपनी कोशिशें बंद कर दी। उनका मानना था कि इतने दिन तक इतनी सख्त सर्दी में वैसे भी किसी के ज़िंदा बच जाने का इम्कान बहुत कम था। 142 घंटे की नॉन स्टॉप कोशिश के बाद
ये सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया। इसी दौरान सर्वाइवर्स को एयरक्राफ्ट से एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। उन्हीं में से एक रग्बी प्लेयर रॉय हेलरी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शौकीन था, उसने रेडियो चलाने की कोशिश शुरू की। उसने बहुत क्रिएटिवली एक लंबी एंटीना की तार बनाई और उसकी मेहनत रंग ले आई और आखिरकार रेडियो चल पड़ा। लेकिन ये रेडियो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर सकता था। सर्वाइवर्स रेडियो पर सुन तो सकते थे मगर कोई मैसेज भेज नहीं सकते थे। क्रैश के 11 दिन बाद जब रेडियो ऑन किया गया तो उन्होंने वो खबर सुनी जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑफिशियली सर्च ऑपरेशन टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि अब सर्वाइवर्स के मिलने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। जब ये अल्फाज रेडियो से सुने गए तो पूरे ग्रुप में खामोशी छा गई। कुछ रोने लग गए और कुछ चुप हो गए और कुछ गुस्से से भड़क गए। फर्नांडो प्राडो ने यह खबर सुनकर ख़ास रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उसके जहन में कुछ और चल रहा था। अब तक इस क्रैश को 11 दिन हो चुके थे और सर्वाइवर्स का खाना ख़त्म होने के करीब था। अब इनके पास सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, 1 टिन मसल्स, 3 छोटे जार जैम्स के, 1 जार बादाम का, कुछ खजूरें, टॉफ़ियाँ, ड्राइड प्लम्स और चंद वाइन की बॉटल्स। वो हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते। प्राडो ने तो 3 दिन तक सिर्फ एक चॉकलेट कोटेड पीनट से गुजारा किया। लेकिन खाने की राशनिंग करना काफ़ी नहीं था क्योंकि खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। 3800 मीटर की बुलंदी पर ना कोई पेड़ पौधा था, ना कोई ऐसे जानवर जिनको शिकार किया जा सके। भूख की वजह से उनके जिस्म कमज़ोर होते जा रहे थे और हर दिन सर्दी उनके अंदर से जान खींच रही थी। 11 दिन के अंदर खाना पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मजबूरन कुछ लोगों ने प्लेन के कुछ हिस्सों को खाने की कोशिश की, जैसे सीट का कॉटन या सीट से लगी लेदर, मगर इससे उनकी तबीयत और ख़राब होने लग गई। अब हालात ऐसे थे कि भूख से मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था और तब उन्होंने एक फ़ैसला लिया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उन्होंने अपने दोस्तों और रिलेटिव्स की डेड बॉडीज़ का गोश्त खाने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि क्रैश में जो लोग जान से गए थे उनमें ज़्यादातर उनके दोस्त, क्लासमेट्स या रिलेटिव्स थे। ये आइडिया कनीसा के जहन में आया था, इसलिए पहली हिम्मत भी उसी ने की। कुछ और लोगों ने डेड बॉडीज़ के गोश्त खाने की कोशिश की मगर वो खा न पाए। मगर सिर्फ 2 दिन बाद जब उन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आया तो आखिरकार वो भी इंसानी गोश्त खाने पर मजबूर हो गए। उस दिन से उनका ज़िंदा रहना एक नई और कहर भरी दास्तान बन गया, जहां हारने वाला उनको याद दिलाता कि वो जिंदा है, लेकिन किसके दम पर। गोश्त को बर्फ़ में प्रिजर्व किया जाता और छोटे छोटे पीसेस में काट कर खाया जाता। हर दिन उनकी सर्वाइवल स्किल्स बेहतरीन होती जा रही थीं, लेकिन हर रात गिल्ट का बोझ उनका दिल तोड़ देता था। 27 अक्टूबर अब तक बर्फ़ का ये समुंदर उनका घर बन चुका था। दिन लंबा लगता था और रात उससे भी ज़्यादा लंबी। हर सुबह वो आसमान की तरफ देखते, शायद आज कोई रेस्क्यू प्लेन आए, लेकिन हर दिन बस हवा का शोर और खामोशी उन्हें मायूस कर देती। उस दिन आसमान में एक आवाज़ गूंजी। दूर से एक छोटा रेस्क्यू प्लेन बर्फ़ के सफ़ेद जहान पर चक्कर काट रहा था। सब ने अपनी जैकेट्स निकाल कर सिग्नल देना शुरू किए। कुछ लोगों ने बर्फ़ में SOS लिखने की कोशिश की और कुछ ने जलते हुए कपड़ों से धुआं बनाया। प्लेन ने कुछ देर उनके ऊपर चक्कर काटा और फिर हवा में गायब हो गया। बाद में पता चला रेस्क्यू टीम ने उनको देखा ही नहीं। वाइट स्नो और वाइट रैकेज ने सब कुछ एक जैसा बना दिया था। 29 अक्टूबर, क्रैश को अब 16 दिन गुजर चुके थे। बचने वालों के पास ना कोई प्लान था और ना ही कोई उम्मीद। उस रात उन्हें एक ज़ोरदार गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि वो एक एवलांच था। बहुत सारी बर्फ़ पहाड़ों से फिसलकर नीचे इतनी तेज़ी से आई कि उसने टूटे हुए प्लेन को बर्फ़ से भर दिया। उस तबाही में 8 लोग जिंदा दफन हो गए। बर्फ़ में दबकर उनका दम घुट गया और अब सिर्फ 19 लोग जिंदा बचे थे। प्राडो ने हिम्मत दिखाई। उसने मेटल का डंडा उठाया और बर्फ़ में सुराख करना शुरू किया ताकि कम से कम सांस लेने का रास्ता बन सके। 2 दिन तक वो लगातार मेहनत करता रहा। बर्फ़ के नीचे एक तंग सी सुरंग बनाई और बहुत मुश्किल से ज़मीन के ऊपर पहुंच गया। मगर जैसे ही वो बाहर निकला तो पता चला कि बर्फ़ का ये तूफ़ान अभी तक रुका नहीं था। ऐसे हालात में सिर्फ एक फ़ैसला ठीक था, वापस उसी बर्फ़ के गार में चला जाना। अगले 3 दिन तक ये बचे कुचे लोग
उसी तंग जगह में ज़िंदा रहने की कोशिश करते रहे और फिर 3 दिन बाद जब ये तूफ़ान थम गया तो वो दोबारा बाहर आए। अब तक तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि कोई उनकी मदद करने नहीं आने वाला था। अगर ज़िंदा रहना था तो उन्हें खुद ही कुछ करना था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, आखिरी सांस तक कोशिश करना। बचने वालों में से 3 सबसे स्ट्रांग लोग पराडो, कनीसा और विजिंटिन थे। सब सर्वाइवर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि इन तीनों को ज़्यादा खाना और सबसे गर्म कपड़े दिए जाएं ताकि ये तीनों हिम्मत करके बर्फ़ानी पहाड़ क्रॉस करने की कोशिश कर सकें और शायद कोई हेल्प मिल सके। 15 नवंबर को क्रैश के 33 दिन बाद ये तीनों मदद तलाश करने निकल पड़े। सबसे पहला काम था अपनी लोकेशन का अंदाज़ा लगाना। क्रैश से पहले को पायलट ने कहा था कि उनका प्लेन कुरिको क्रॉस कर चुका है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कुछ किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलें तो ज़रूर चिली के किसी गांव तक पहुंच जाएंगे। मगर यह अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। दरअसल को पायलट को खुद ही मालूम नहीं था कि वो प्लेन को कहां ले जा रहा है। असल में क्रैश साइट कुरिको से 89 किलोमीटर ईस्ट एंडीज़ के बेदर पहाड़ों के बीच थी। कई घंटों तक चलने के बाद उनको अपने प्लेन का रेयर सेक्शन मिला। ये वही हिस्सा था जो क्रैश के वक्त सबसे पहले अलग हुआ था। अंदर उनको सूटकेस मिले, चॉकलेट्स के बॉक्सेस, 3 मीट पैटीज, 1 बॉटल रम, कपड़े, कॉमिक बुक्स और मेडिसिन्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेन का 2-वे रेडियो जो मैसेजेस भेज भी सकता था और रिसीव भी कर सकता था। उन्होंने फैसला किया कि अगला दिन यहाँ रुककर रेडियो चलाने की कोशिश करते हैं। 24 किलो की बैटरीज प्लेन के मेन हिस्से से निकाली गईं, लेकिन वो इतनी भारी थी कि इसे क्रैश साइट तक लेके जाना नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने वहीं पर रेडियो चलाने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाले रॉय हेनरी की मदद ली गई, मगर सब कोशिशें नाकाम हो गईं। प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन का सिस्टम 115 वोल्ट एसी पर चलता था, जबकि उनके पास बैटरी 24 वोल्ट डीसी की थी। किसी तरह भी इनको कनेक्ट करना नामुमकिन था। दिन गुजरते गए और उन्हें समझ आ गया कि रेडियो से मदद लेना नामुमकिन है। अब सिर्फ एक रास्ता था और वो था वेस्ट की तरफ चलना। मगर वक्त उनका दुश्मन बन गया था। 11 दिसंबर को क्रैश के 59 दिन बाद एक और अवलांच आया और इस दफ़ा 3 और लोग बर्फ़ में दबकर मर गए। अब सिर्फ 16 सर्वाइवर्स बचे थे। 12 दिसंबर को क्रैश के 2 महीने बाद पराडो, कनीसा और विजिंटिन ने ग्लेशियर पर चलना शुरू कर दिया। ना उनके पास इक्विपमेंट था, ना मैप, ना कंपास। उनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ उम्मीद और हौसला। बर्फ़ के पहाड़ों पर हर कदम बहुत मुश्किल था। एक कदम आगे बढ़ते तो आधा कदम नीचे फिसल जाते। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। 3 दिन लग गए, मगर जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनका दिल तोड़ दिया। 360 डिग्री बस बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ना कोई वैली, ना कोई गांव, सिर्फ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। मगर दूर वेस्ट की तरफ उन्हें 2 पीक्स दिखाई दी जो बर्फ़ से खाली थीं, और उन्होंने उनकी तरफ जाने का फ़ैसला किया। आखिरकार वो एक वादी तक पहुंच गए जहां उन्होंने एक बहता हुआ रिवर देखा। इस मंजर ने उन्हें थोड़ी सी उम्मीद दिलाई। उन्होंने इस रिवर के किनारे चलना शुरू किया। वो चलते गए और 9 दिन के सफ़र के बाद 20 दिसंबर को उनको पहली दफ़ा ह्यूमन प्रेजेंस की निशानी नज़र आई। खेतों में गाय चरती हुई ये उस वक्त तक इतने थक चुके थे कि अब और आगे नहीं जा सकते थे। तभी इन्हें रिवर के दूसरी तरफ घोड़े पर बैठे 3 आदमी नज़र आते हैं। पराडो चीख कर हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रिवर के पानी के शोर इतना था कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। खुशकिस्मती से उन घोड़सवारों में से एक ने उनको देख लिया। उसने बस एक लफ्ज़ चीख कर कहा, तुम्हारो, और चले गए। अगली सुबह वो आदमी वापस आया, हाथ में एक कागज़ और पेंसिल के साथ। उसने पत्थर के साथ कागज़ बांधा और रिवर के दूसरी तरफ फेंका। ज़िंदगी में पहली दफ़ा पराडो के पास दुनिया को मैसेज भेजने का मौका था। उसने स्पेनिश में लिखा, मैं उन लोगों में से हूँ जो प्लेन क्रैश में बच गए थे। मैं यूरुग्वाई से हूँ, 10 दिन से चल रहा हूँ। मेरे दोस्त अभी तक पहाड़ों में फंसे हुए हैं। हमें फ़ौरन मदद चाहिए। हमारे पास खाना नहीं है और हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। प्लीज़ हमें बचा लो। ये मैसेज रिसीव करने वाला आदमी एक चिली का किसान था।
सेर्गियो कटालान। उसने ये नोट पढ़ा और इशारों में समझाया कि उसने सब कुछ समझ लिया है। उसने अपने दोस्तों से बात की और उनको कुछ थोड़ा सा याद आया कि कुछ महीने पहले न्यूज़ पर सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ था। जब उन्हें ये हकीकत समझ आई कि 2 महीने पुराने क्रैश के सर्वाइवर अभी भी जिंदा हैं तो वो हैरान रह गए। उनके लिए ये बात यकीन से बाहर थी। सर्गियो ने अपनी जेब से ब्रेड निकाली और उसे रिवर के दूसरी तरफ फेंक दिया ताकि प्राडो और कनीसा कुछ खा सकें, और फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और अगले 10 घंटों तक लगातार वेस्ट की तरफ सफ़र करते रहे। रास्ता इतना सुनसान था कि आसपास ना कोई गांव था ना इंसानों की बस्ती। आखिरकार जब वो सबसे करीबी शहर पहुंच गए तो फ़ौरन आर्मी कमांड को इतला दी गई और सैंटियागो हेडक्वार्टर से रब्ता किया गया। इस दौरान बाकी किसानों ने प्राडो और कनेसा को घोड़े पर बिठाकर लॉस मेटेनेस तक पहुंचाया, जहां वो आखिरकार कुछ देर के लिए आराम कर सके। ये बात सामने आई कि सिर्फ हिम्मत और इरादे की वजह से उन्होंने 10 दिनों में 61 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया था। कनेसा की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। वो अपना आधा वज़न लूज़ कर चुका था और सिर्फ 44 किलो का रह गया था। जब दुनिया को उनकी कहानी का पता चला तो ये खबर इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, sí, ये दिल दहला देने वाली कहानी दुनिया भर के लिए हैरान कुन थी। चिली एयरफोर्स ने फ़ौरन 3 हेलीकॉप्टर्स भेजे ताकि सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जा सके। आर्मी ऑफिसर्स ने प्राडो और कनीसा से इंफॉर्मेशन ली। प्राडो के पास पायलट का फ़्लाइट चार्ट था जिसमें उसने वो तमाम जगह मार्क की थी जहां तक वो चल कर गए थे। इस चार्ट की मदद से और प्राडो को हेलीकॉप्टर पर साथ लेकर आर्मी कमांडर्स ने क्रैश साइट के असल लोकेशन का अंदाज़ा लगाया। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद 2 सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आखिरकार सर्वाइवर्स तक पहुंच गए। टोटल 16 लोग जिंदा बचे थे और उनकी हालत नहायत ख़राब थी। अल्टीट्यूड सिकनेस, पानी की कमी, हड्डियां टूटना और स्फीयर मेलनरेशन, इन सब को रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये सब लोग रिकवर कर जाते हैं। इसीलिए इस वाक़े को दुनिया मिरेकल ऑफ एंडीज़ के नाम से याद करती है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि इंसानी इरादे, टीम वर्क और उम्मीद की है। अगर नैंडो प्राडो और रॉबर्टो कनेसा वो इम्पॉसिबल जर्नी ना करते तो आज ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजिक क्रैश होती, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि जब तक इंसान चल सकता है तब तक होप जिंदा रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चाई पर मबनी वाक़यात देखने के लिए राज टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।